गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 आरंभिक नगर। तो पिछले पाठों में हमने आदि मानव के बारे में पढ़ा, कैसे आदि मानव भोजन का संग्रह करता था। और अब हम पढ़ेंगे आरंभिक नगरों के बारे में। तो आरंभिक नगरों का हमें पता कैसे चलता है बच्चों? ये पता चलता है हमें पुराने अवशेषों से। तो पुराने अवशेष किन के मिलते हैं? पुराने खंडहरों के मिलते हैं, या फिर सिक्कों के मिलते हैं, पुराने जेवरात मिलते हैं, पुराने बर्तन मिलते हैं, या फिर कोई और अन्य साधनों से हमें पुराने समय के बारे में पता चलता है, अतीत के बारे में पता चलता है। तो पुराने खंडहरों का क्या किया जाता है बच्चों? संरक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अब खंडहर क्या होता है बच्चों? जो इमारतें टूट फूट जाती हैं, जिनके अवशेष बच जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खंडहर बोलते हैं। अब इस पाठ में हम हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे। अब हड़प्पा कहाँ है बच्चों? यह आधुनिक पाकिस्तान में है। और 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो यहाँ इंजीनियरों को अचानक यह पुरास्थल मिला, और इस पुरास्थल का नाम क्या था? हड़प्पा। और यहाँ क्या किया उन लोगों ने? वहाँ से उन्हें अच्छी अच्छी ईंटें मिली। इन अच्छी अच्छी ईंटों को उखाड़ कर ले गए, और जिससे उन्होंने क्या किया? रेलवे लाइनें बिछाई। जिससे क्या है, जो यहाँ इमारतें थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन उसके बाद 80 साल बाद फिर पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद मिलने वाले इसी तरह के पुरास्थलों को सभी को क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा की सभ्यता में जो शहर मिले हैं, उनका निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। अब इन हड़प्पा के नगरों की विशेषता क्या थी बच्चों? तो क्या विशेषता थी? सबसे पहले इसमें जो नगर थे वो क्या है? 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। दूसरी क्या विशेषता थी? यहाँ के जो 2 भागों में, जो 2 या उससे ज़्यादा के भागों में जो नगर विभाजित थे, उसमें क्या था? प्राय जो पश्चिमी भाग होता था वह छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, और जो पूर्वी हिस्सा था वह बड़ा था, लेकिन निचले इलाके में था। तीसरी विशेषता क्या है? पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा? नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्से थे, उनकी 4 दीवारियां पकी हुई ईंटों की थी। और मोहनजोदड़ो, यह भी क्या था? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। पहला नगर क्या था बच्चों? हड़प्पा। और दूसरा क्या है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर क्या पाया गया? महान स्नानागार पाया गया है। और कालीबंगा और जो लोथल है वहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह भी मिले हैं। अब मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार पाया गया बच्चों, इसे बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ था? इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत मिलती है ताकि रिसाव को रोका जा सके। किसके रिसाव को? पानी के रिसाव को रोका जा सके। तो इन बनाने की कला से हमें क्या पता चलता है कि ये लोग बड़े इंजीनियर थे, बहुत अच्छे इंजीनियर थे। इस महान स्नानागार में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, और इसके चारों ओर क्या थे? कमरे थे। और इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था, और उपयोग के बाद इसे शायद खाली कर दिया जाता था। और इस महान स्नानागार को शायद ये लोग विशेष अवसरों पर ही प्रयोग किया करते थे। और कौन करता था इनको प्रयोग? विशिष्ट नागरिक ही इसमें स्नान किया करते थे। ऐसा हमें यहाँ मिले अवशेषों से संकेत मिलता है। अब यहाँ के जो भवन
नाले और सड़कें थे वो कैसे थे बच्चों? यहाँ के जो भवन थे बच्चों वो 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और जो स्नानागार था, जो बाथरूम था, वह इनका अलग होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो नाले थे वे ढके हुए थे, खुले नाले नहीं थे। तो इससे उनकी क्या है, सफाई पसंदगी का पता चलता है कि कितने सफाई रखने वाले थे और कितनी स्वच्छता रखने वाले थे। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था और नाले ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। मेन होल क्यों बनाए गए थे? ताकि कोई रुकावट आ जाए या फिर सफाई करने के लिए मेन होल इनमें बनाए गए थे। अब नगरीय जीवन कैसा था? नगरों में कौन रहता था? शासक रहते थे, लिपिक रहते थे और शिल्पकार रहा करते थे। अब शासक क्या काम करते थे? शासन करने का काम करते थे। और लिपिक क्या काम करते थे बच्चों? वो मुहरों पर लिखा करते थे या फिर किसी अन्य चीज पर भी लिखते होंगे। और शिल्पकार क्या करते थे? अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। उद्योग स्थल क्या होता है बच्चों? ऐसा स्थान जहां पर चीजें निर्मित की जाती थी। नगर और शिल्प। अब हड़प्पा के नगरों में जो चीजें मिली हैं वो कौन कौन सी थी? पत्थर, शंख, गहने, बर्तन। अब गहने और बर्तन किस चीज के बने होते थे? सोने और चांदी के बने होते थे। और क्या मिला है वहां पर? औजार मिले हैं जो किससे बने होते थे? तांबे और कांसे के बने होते थे। और जो सबसे आकर्षक वस्तुएं यहाँ मिली हैं वो क्या है? मनके, बाट, फलक, पत्थर की मुहरें आदि हैं। और जो ये पत्थर की मुहरें हैं बच्चों, इन पर जानवरों के चित्र मिले हैं और हड़प्पा के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और क्या मिला है बच्चों? मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वहां पर 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। इसका प्रमाण मिला है। अब क्या प्रमाण मिला है? वहां पर कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं जो किस रूप में मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। दूसरा, पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ये चीजें किसने बनाई? विशेषज्ञों ने बनाई। अब हमें कैसे पता चला कि ये चीजें विशेषज्ञों ने बनाई? क्योंकि बच्चों हर कोई इन चीजों का निर्माण नहीं कर सकता है। सिर्फ जो विशेषज्ञ है वही इनका निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इन कामों के लिए कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण भी जरूर हासिल किया होगा। अब ये फेंस क्या होता है? हमने पढ़ा है कि वहां पर क्या मिले हैं मेहरगढ़ में? पकी मिट्टी तथा फेंस। अब ये फेंस क्या है? बालू या सफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को जब गोंद में मिला दिया जाता है और जब उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके ऊपर फिर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और उस परत के रंग कैसे होते थे? प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे और इनको क्या बोला जाता था? फिर फेंस बोला जाता था। अब इस फेंस से क्या तैयार किया जाता था? इस फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब ये जो चीजें बनाते थे बच्चों, वह चीजें वो किससे बनाते थे? कच्चे माल से। अब कच्चे माल की खोज कैसे करते थे? कहाँ से करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो सबसे पहले कहाँ से करते थे? प्राकृतिक रूप से। अब प्राकृतिक रूप से उन्हें कच्चा माल मिलता था। कैसे मिलता था? वनों से लकड़ी और धातुओं के अयस्क जो है वह प्राकृतिक रूप से मिलते होंगे। धातुओं के अयस्क से वह विभिन्न चीजें निर्मित कर लेता था। दूसरा, कहाँ से मिलता था उन्हें कच्चा माल? किसान या पशुपालक से। अब किसान से कैसे? जैसे हमने पढ़ा कि वह कपड़े का प्रयोग करता था। अब कपड़ा किससे बनता है बच्चों? कपास से। अब कपास कौन उगाता है? किसान। तो इस तरह से कच्चा माल उन्हें कहाँ से मिलता था? किसान से मिलता था। दूसरा, पशुपालक से। पशुपालकों से उन्हें क्या मिलता था? दूध, दही, मक्खन, हड्डियाँ। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलती थी? पशुपालक से। और अन्य चीज़ें भी
हो सकती हैं। तीसरा, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता था? वे कच्चे माल का आयात करते थे। अब कहाँ से आयात क्या होता है बच्चों? दूसरी जगह से चीज़ों को मंगाना या दूसरी जगह से चीज़ों को लाना, उसको हम बोलेंगे आयात। और दूसरी जगह चीज़ों को भेजना, उसको हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। तो आयात करते थे, आयात से इन्हें कच्चे माल की प्राप्ति होती थी। तो कहाँ से लाते थे ये कच्चा माल? आयात करके। तांबा बच्चों कहाँ से लाते थे? राजस्थान से, खेतड़ी की खानों से। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से। कांसा कहाँ से लाते थे? ईरान, अफगानिस्तान से। सोना, सोना कहाँ से? आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से आयात करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता है उसको नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है बच्चों। अब नगरों में हमने पढ़ा कि शासक रहते थे, लेखक रहते थे, शिल्पकार रहते थे। तो इनको भोजन कहाँ से मिलता था? जो गांव में लोग अनाज उगाते थे उनसे इन्हें अनाज मिलता था, भोजन मिलता था। या गांव में लोग जो पशु पालते थे इनसे इन्हें दूध, घी, मक्खन आदि मिलता था। अब जो गांव में लोग थे बच्चों, वो कौन सी फसलें उगाते थे? कौन सी मुख्य फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। और जमीन की जुताई के लिए ये किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा काल के जो हल तो बच्चों नहीं बच पाए हैं, क्योंकि शायद वो लकड़ी के बनाए जाते थे। और लकड़ी के हल क्या है, इतने लंबे समय के बाद खराब हो गए और उनके अवशेष नहीं बचे हैं। तो फिर पता कैसे चला कि उनके हल लकड़ी के थे? क्योंकि हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें हल का ज्ञान तो था और वो खेत की जुताई हल से ही करते थे, लेकिन उनके हल जो है लकड़ी के बने होंगे शायद, इसलिए वो नष्ट हो गए हैं और इसलिए उनके कोई अवशेष नहीं मिले हैं। और इस क्षेत्र में बच्चों बारिश कम होती है, तो शायद उन्होंने सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग किया होगा। शायद उन्होंने पानी को इकट्ठा किया होगा, जैसे तालाब, जोहड़ आदि में। और ये लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे, क्योंकि इनकी बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह मिले हैं। और जब बारिश का मौसम नहीं होता था, सूखे महीने होते थे, तो ये अपने मवेशियों को झुंडों में लेकर चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। और ये मछलियाँ भी पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। खेती करने के साथ साथ ये लोग मछलियाँ भी पकड़ते थे, फलों को इकट्ठा करते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब पढ़ेंगे हम गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में धोलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी व उपजाऊ जमीन थी। और कई नगर क्या थे, यहाँ के 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धोलावीरा जो था वह 3 भागों में विभक्त था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी। और खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। लोथल एक बंदरगाह था। यह कीमती पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ भंडार गृह, मुहरें और मुहरबंदी भी मिले हैं। अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ बच्चों? इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह अभी तक क्या है बच्चों, एक रहस्य ही है। क्यों है? क्योंकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि हम कह सकें कि इस सभ्यता का अंत ऐसे हुआ होगा। सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कारण रहे होंगे इस सभ्यता के अंत के। तो वो कौन कौन से कारण रहे होंगे? तो उनमें है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया
और जो लेखन था या मुहर बंदी थी या जो बाटों का प्रयोग था वह बंद हो गया था और दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी बहुत कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे और जो जल निकासी के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था मोहनजोदड़ो, वह जल निकासी प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। तो यह सब क्यों हुआ बच्चों, इसका कुछ पता नहीं है, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। तो इसके लिए कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि वहाँ की नदियाँ शायद सूख गई होंगी, जबकि कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, जिसके कारण क्या है, उन्हें लकड़ी नहीं मिली होगी। अब लकड़ी ना मिली होगी तो कैसे इनका अंत हुआ होगा कि ये लोग पकी ईंटों के मकान में रहते थे और पकी ईंटें पकाने के लिए इन्हें ईंधन की ज़रूरत होती थी। तो ईंधन कहाँ से मिलता था, जंगलों से मिलता था इन्हें लकड़ी के रूप में। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में शायद बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इनके कारण स्पष्ट नहीं है कि कैसे इन सब नगरों का अंत हुआ, क्योंकि अगर बाढ़ और नदियाँ सूखी भी होंगी तो कुछ ही इलाकों में इसका असर हुआ होगा। तो एकदम से सटीक हम कोई भी कारण नहीं बता सकते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद यहाँ शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, लेकिन जो भी कुछ हुआ है, जो परिवर्तन है यहाँ पर, वह साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे और इसके लगभग 1400 सालों बाद नए नगरों का विकास हुआ। इन नए नगरों के बारे में आप पाठ 6 और 9 में पढ़ेंगे। अब अन्यत्र में पढ़ते हैं। जब हमारी ये हड़प्पा की सभ्यता का विकास हुआ तो अन्य जगहों पर भी ऐसी ही सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो उनमें एक थी मिस्र की सभ्यता, लगभग 5000 साल पहले विकसित हुई। तो मिस्र के शासकों ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात के लिए दूर दूर तक अपनी सेनाएं भेजी और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। इन पिरामिडों में राजाओं को दफनाया गया और इन राजाओं के शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों के साथ पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र आदि भी दफनाए जाते थे। कई बार तो क्या है, सेवक सेविकाओं को भी दफनाया गया था। अब इनको क्यों दफनाया जाता होगा बच्चों, क्योंकि लोग सोचते थे कि शायद मरने के बाद भी इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये आपका पाठ खत्म हो गया बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक्स।